पुनर्जन्म और प्रलय से 7 दिन पहले मेरे हाथ में 100 करोड़ थे। मैंने बेकार खदानें खरीद ली और सबने मुझे मूर्ख समझकर हंसा। लेकिन उन्हें क्या पता, मैं तो लाशों के ढेर से लौट कर आया पुनर्जन्मित व्यक्ति हूँ। मैंने आंखें खोली। इस पल वैश्विक स्तर पर लाशों के वायरस का पूरी तरह प्रकोप शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। पिछले जन्म में मैं बस एक साधारण पशुपालक था, घर की जमीन की निकासी के लिए मिली रकम लेकर, और 1 अरब मुआवजा। प्रलय से 1 हफ्ता पहले मैंने पूरी राशि से शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट खरीद लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वही घर मेरी मौत का पिंजरा, लाशों का मुर्दाघर सी ट्रोल बन जाएगा। शहर के तीसरे महीने में मैं सूद समझकर अनाज खत्म कर चुका था। केवल वही छोटी लड़की जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, लाशों के घेराव में फंसी सीढ़ियों के बीच एक धक्का देकर ऊंचे मन से गिर गई, बीच लाशों के चीरती हुई। उसकी जीभ से निकलती सांस को काटते हुए तारीख वही ठहर गई। प्रलय के फैलने से 7 दिन पहले बैंक कार्ड में अभी अभी आया 1 अरब का मुआवजा। पिछले जन्म का मैं बस यही था। इन 7 दिनों में मैंने उस समाधि सी मौत देने वाली संपत्ति का सौदा पक्का कर दिया, और इस बार मैं फिर कभी पीछे नहीं हटूंगा। पिछले 3 सालों की प्रलय संघर्ष की यादें मेरी हड्डियों में बस गई हैं। हड्डियों तक मैं किसी और से ज्यादा साफ समझता हूँ कि जमीन के ऊपर बनी लाखों लोगों से भरी यह इमारत एक झटके में नहीं टिकेगी। ऊपरी मंजिल का अपार्टमेंट पानी और अनाज से कटे हुए मौत के पिंजरे जैसा है। सिर्फ गहराई में जमीन के नीचे की मजबूत कोठरी ही एकमात्र जीवन भूमि है। जब वह 10 साल से बंद पड़ी बेकार कोयला खदान अचानक मेरी नजर में आई। समुद्र में जमीन के नीचे 300 मीटर तक मुख्य सुरंग को मजबूत किनारों की पूरी परत से घेरकर संरचना स्थिर कर दी गई थी। रहने का कोई खतरा नहीं था। अपनी पूरी वेंटिलेशन और ड्रेनेज प्रणाली के साथ साथ स्वामित्व भी साफ था। मेरे पास जरा भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने सीधे पूरी रकम देकर खरीद पक्की कर ली। आम प्रक्रिया छोड़कर आधे दिन के भीतर सारा लेन देन पूरा कर लिया। अग्रिम भुगतान की औपचारिकताएं बाद में थी। जब संदेश प्रेषण का दायरा खुला तब तक अपने ही रिश्तेदारों के घेरे में। इंटरनेट पर भी यह मजाक पूरी तरह फैलने लगा कि मूर्ख ने बेकार खदान खरीद ली। बेहिसाब ताने और अपमान बरस पड़े, मगर मुझे इसकी रत्ती भर परवाह नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि ये दूरी, जब प्रलय आएगा तब भी 7 दिन। दूसरों की नासमझी जीवन मरण के सामने कहने लायक नहीं। इस जुए की बात ही क्या, मेरे पास बस एक ही मौका है। जीत गया तो जिंदा रहूंगा, हार गया तो विनाशी होगा। दोहराव नहीं। प्रलय में सब लोग शहर के केंद्र के बड़े फ्लैट के लिए मारामारी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मुझे पता था कि आखिर तक जिंदा रहने वाला स्थान जमीन के नीचे 300 मीटर पर स्थित वही छोड़ी हुई, सबकी नापसंद बेकार कोयला खदान थी। इस कोयला खदान की पूर्व शर्तें थी प्रलय में बचे हुए सभी लोगों के लिए दुरूह जीवनाधार, भूमिगत 300 मीटर की मुख्य सुरंग के पीछे कई दर्जन मीटर तक पूरी परत से घिरा होना, 10 वर्षों तक प्राकृतिक रूप से धंसने के बाद भी सुरंग की संरचना अत्यंत स्थिर रहना, मूल स्वतंत्र वेंटिलेशन, भूमिगत जलपंप प्रणाली, सब कुछ पूर्ण रूप से उपयोगी था। मैंने सीधे उसका नक्शा पलट दिया। सामान्य इक्विटी योजना और आपदा निवारण कार्यालय के सर्वोच्च मानकों के मुताबिक मैंने पुनर्निर्माण योजना बनाकर 3 गुना वेतन पर लोगों को लाया। सबसे पेशेवर स्थानीय निर्माण दल आ गए। 2 दिनों के भीतर मुख्य संरचना का पुनर्निर्माण पूरा करना अनिवार्य था। मैंने आदेश दिया कि सिर्फ एक मुख्य सुरंग को केंद्रीय जीवन रेखा के रूप में रखा जाए और बाकी सभी शाखा सुरंगों को उच्च शक्ति वाले कंक्रीट से पूरी तरह भरकर सील कर दिया जाए, ताकि किसी भी रिसाव की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाए। मुख्य सुरंग को बाहर से अंदर तक 30 से 37 मिलीमीटर मोटी सैन्य स्तरीय बख्तरबंदी से ढकने के बाद स्टील वायर विस्फोट रोधी दरवाजे, टक्कर रोधी और अग्निरोधी व्यवस्था सहित चाहे भारी वाहन पूरी गति से टकरा जाए भी सुरक्षा भंग नहीं कर सकते थे। उसी समय मैंने पूरी नकद राशि से तत्काल परिवहन के जरिए अपग्रेड की गई वेंटिलेशन प्रणाली लगवाई, साथ ही 3 स्तरीय हैप्पी फिल्टर और पराबैंगनी लाइन में बिक्री के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि बाहर की हवा पूरी तरह शुद्धिकरण से गुजरने के बाद ही भूमिगत क्षेत्र में प्रवेश करे। वायरस से पूरी तरह अलग थलग गैस सीलिंग, अग्निरोधी सुरक्षा और शॉक रोधी सुरक्षा के साथ एक त्रिमार्ग बिजली आपूर्ति प्रणाली भी जमीन के नीचे स्थापित की गई। बड़ी क्षमता वाले डीजल जनरेटर, जमीन पर छिपी हुई फोटोवोल्टिक बैटरी अरे और विशाल ऊर्जा भंडारण बैटरियों की 3 प्रणालियां। निर्बाध स्विचिंग, चाहे बाहर से पूरी तरह अलग क्यों न हो, फिर भी यह सुनिश्चित किया जा सकता था कि पूर्ण लोड पर बिजली कभी न रुके। रिश्तेदारों और दोस्तों की बारी बारी से आने जाने के बीच भी मेरे चेहरे पर इंटरनेट के ताने नहीं दिखे। मैं बस हर समय कार्यस्थल पर डटा रहा और निर्माण की हर बारीकी पर नजर रखता रहा। यहाँ का हर पसीने का धब्बा, कंक्रीट का हर टुकड़ा मेरे प्रलयकालीन जीवन रक्षा की हर पंक्ति था। 2 दिन बाद भूमिगत किले की मुख्य संरचना पूरी तरह बनकर तैयार हो गई। ठंडा सा फाटक धीरे धीरे बंद हुआ और जमीन की सतह की शोरगुल को अलग थलग कर दिया। इस समय प्रलय के फैलने में सिर्फ 4 दिन बचे थे। मैंने 1 अरब खर्च कर एक छोड़ी हुई कोयला खदान खरीद ली और उसे भूमिगत आपदा शरण में बदल दिया। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ। जब तक प्रलय आ नहीं गया, कोयला खदान की भूमिगत जगह सबसे सुरक्षित जीवन स्थल बन गई। भूमिगत किले की मुख्य संरचना के पूरी तरह तैयार होने के उस पल प्रलय के फैलने में सिर्फ 4 दिन बचे थे। मैंने तुरंत पूरे जीवन चक्र को कवर करने वाली सामग्री भंडारण योजना शुरू कर दी। इस भूमिगत किले के हर कोने को जीवित रहने के लिए जरूरी सामग्री से भर देना था। खाद्य सामग्री प्रलय में जीवित रहने की बुनियाद है। मैंने सारे काम लॉक करके वैक्यूम पैक किए गए सैन्य उपयोगी कंप्रेस्ड बिस्कुट, मांसाहारी डिब्बाबंद भोजन, फ्रीज ड्राइड खाद्य सामग्री और 20 वर्षों की खपत के हिसाब से संपूर्ण नकद भंडार के साथ आपूर्ति श्रृंखला को लॉक कर दिया। मानकी की 1 दिन के भीतर बैचों में पहुंचाई जाने वाली 50 टन से अधिक की सारी सामग्री भूमिगत स्टोर में पहुंचा दी जाए। स्थायी तापमान और आर्द्रता वाला विशेष गोदाम। भले ही बिजली चली जाए, फिर भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि दशकों तक गुणवत्ता न बदले।
साथ ही मैंने तत्काल एक बंद जल खेती क्षेत्र बनाया और जल खेती के पूरे उपकरण खरीदे। उच्च उपज, सूखा रोधी फसलों के पर्याप्त बीज और पोषण घोल। लंबे समय तक जीवित रहने वाले भोजन के साथ साथ पीने के पानी की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्नत भूमिगत जल रिवर्स ऑस्मोसिस शुद्धिकरण प्रणाली के अलावा मैंने 10 टन शुद्ध पानी के ड्रम भी भंडारित किए। 10,000 शुद्धिकरण टैबलेट, 2 सेट पोर्टेबल जल शोधन उपकरण। अगर भूमिगत जल प्रणाली में खराबी भी आ जाए तो भी 10 साल से अधिक समय तक सुरक्षित पीने का पानी सुनिश्चित किया जा सकता है। ऊर्जा के मामले में मैंने तत्काल 200 टन डीजल मंगाया। यह पर्याप्त था कि जनरेटर पूरी क्षमता पर 5 साल से अधिक चल सके और साथ ही सैकड़ों बड़ी क्षमता वाले ऊर्जा संग्रहण बैटरियां भी भर दी गईं। जनरेटर और सौर पैनलों के खराब होने वाले पुर्जे। कुल मिलाकर कम से कम 3 सेट ऊर्जा सुरक्षा प्रणालियों की व्यवस्था की गई। किसी भी परत का प्रकट न होना और आपदा निरोध व चिकित्सा जो जोखिम का सामना करने की कुंजी है। रोगाणुनाशक सामान्य लोगों के लिए प्रलय में सबसे भरोसेमंद हथियार है। मैंने उच्च शक्ति वाले दर्जनों धनुष और तीर खरीदे। दंगा रोधी ढाले, अग्निशमन कुल्हाड़ियां, सेना स्तर के खंजरों के पूरे सेट और कटरोधी सूट, विषरोधी मास्क जिनमें गर्म हथियारों वाली परेशानी नहीं है लेकिन वे अधिकांश खतरे जैसे दवा गोदाम का सामना कर सकते हैं। 3 स्तरीय अस्पतालों के आपातकालीन मानकों के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं का भंडार, घाव उपचार दवाएं और आपातकालीन उपकरण, आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सभी दवाएं, यहां तक कि साधारण शल्य उपकरण भी। सारी सामग्री को अलग अलग बैचों में छिपाकर भूमिगत गोदाम में पहुंचाया गया। पूरी प्रक्रिया में तीसरे पक्ष की पहचान से संपर्क किया गया और कोई व्यक्तिगत निशान नहीं छोड़ा गया। बाहरी लोग बस यही समझते थे कि मैं बंजर खदानों में कचरा घरों का निर्माण करके उपहास का पात्र बन रहा हूं। प्रलय की उल्टी गिनती 24 घंटे। आश्रय पूरी तरह से पुनर्निर्मित हो चुका है। यही मेरा प्रलय में खुद के लिए बनाया गया सुरक्षा किला है। सभी सामग्री गोदाम में जमा करने की गिनती पूरी हो चुकी है। मैंने भूमिगत आश्रय की पूरी प्रक्रिया का अंतिम परीक्षण शुरू किया। सबसे पहले पुनर्ता सील बंद जीवित रहने का अंतिम परीक्षण था। मैंने दंगा रोधी तीनों शटर दरवाजे बंद कर दिए। मैंने जमीन से सभी भौतिक संपर्क पूरी तरह काट दिए और आंतरिक परिसंचरण प्रणाली शुरू की। 24 घंटे तक लगातार बिना रुके भूमिगत निगरानी। स्थान की ऑक्सीजन मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, तापमान और आर्द्रता, सभी डेटा हमेशा मानव शरीर के सबसे आरामदायक दायरे में बनाए रखा गया। वेंटिलेशन सिस्टम की रोगाणुनाशक प्रणाली, फिल्टर मॉड्यूल स्थिर रूप से चल रहा है। भले ही बाहर की दुनिया पूरी तरह वायरस से ढक जाए, यहाँ पूर्ण वायु सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसके बाद ऊर्जा प्रणाली का अंतिम परीक्षण हुआ। मैंने प्रलय की विभिन्न चरम परिस्थितियों का अनुकरण किया। प्रकाश संश्लेषण एरे के क्षतिग्रस्त हो जाने, मुख्य जनरेटर के खराब होने और ऊर्जा संग्रहण बैटरी के अलग से बिजली देने जैसी स्थितियां। 3 मोड, निर्बाध स्विचिंग, लगातार 12 घंटे तक बिना किसी रुकावट के बिजली आपूर्ति, भूमिगत प्रकाश एवं तापमान नियंत्रण उपकरण। संचालन की पूरी प्रक्रिया स्थिर है और मूल जीवन निर्वाह आवश्यकताओं को भी बनाए रख सकती है। इसने पूरी तरह बिजली कटौती और ऊर्जा कटौती के जोखिम को खत्म कर दिया। इसके बाद पानी और जीवन निर्वाह प्रणाली का परीक्षण किया गया। भूमिगत जल शुद्धिकरण प्रणाली ने लगातार पूर्ण लोड संचालन किया। निकाले गए भूमिगत जल को 3 स्तरीय निस्पंदन और रेत हटाने की प्रक्रिया से गुजारा गया। ये पूरी तरह निर्धारित मानकों पर खरा उतरा। बेई योग शुद्ध जल उपकरण के साथ समकालिक रूप से अत्यधिक परीक्षण पूरा किया गया। जल आधारित खेती क्षेत्र में पहली दौर की अंकुर और सब्जी रोपाई के लिए उपयुक्त फसलें पूरी कर ली गईं। विकास चक्र स्थिर होने पर भी ये पूरी तरह बंद माना जाता है। ताजी सब्जियों की अपनी आपूर्ति और अपनी आवश्यकता पूरी की जा सकती है। अंत में सुरक्षा प्रणाली का हर आयामी परीक्षण किया गया। गलियों के भीतर लगे अवरक्त निगरानी, कंपन संवेदक और ध्वनि प्रकाश चेतावनी प्रणाली पूरी तरह से आपस में जोड़ दी गई। यहाँ तक कि बहुत मामूली असामान्य गतिविधि को भी सटीक रूप से पहचानकर विस्फोट रोधी द्वार ने आघात रोधी परीक्षण पूरा कर लिया। निकट दूरी के विस्फोट के झटके से भी इसे हिलाया नहीं जा सका। सूक्ष्म स्तर का अत्यधिक परीक्षण पूरी तरह पूरा हुआ। पूरी प्रणाली में कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद मैंने जमीन की सतह पर प्रवेश द्वार के सभी निशानों को मिटा दिया। प्रवेश द्वार को एक परित्यक्त खदान की प्राकृतिक धसाव जैसी आकृति का रूप देकर बाहर की बिजली लाइनों को खींचकर तोड़ दिया। मैंने सभी परिचितों के संपर्क के तरीके पूरी तरह काले कर दिए और बाहरी दुनिया से सभी संपर्क तोड़ दिए। मैं प्रलय के अंत में सुरक्षित क्षेत्र में बैठा जमीन पर लगे छिपे हुए कैमरे से प्रसारित खबरों के दृश्य देख रहा था। शहर में क्षैतिज व्यवस्था का खो जाना तेजी से ढह गया। सुबह 6 बजे वैश्विक संचार संकेत उसी क्षण पूरी तरह बाधित हो गए। सबसे पहले जी स्टार की तेज चीख और वाहन के नियंत्रण खोने की भयंकर आवाज आए। उसके बाद लगातार विस्फोटों की आवाजें आई। निराशा भरी चीखें, अनगिनत विवेक खो चुके संक्रमित लोग आवासीय इमारतों से बाहर निकल आए। उनकी त्वचा हल्की बैंगनी है और आंखों की पुतलियां धुंधली हैं। तेज नाखून और धारदार दांत देखकर लोग काट लेते हैं। जिस व्यक्ति को काटा गया वह कुछ ही मिनटों में रूपांतरित हो जाएगा और शिकारी दल में शामिल हो जाएगा। ऊंची इमारत के अपार्टमेंट में बच्चे लोग इमारत में ही फंसे रहे। पानी और अनाज दोनों बंद हो गए। नीचे शवों की भीड़ भाड़ से घेराबंदी हो गई। अलग खड़े मकान के लोहे के दरवाजे को शवों के झुंड ने आसानी से तोड़ दिया। चीखें बहुत जल्द सिस्कारियों में दब गईं। जो लोग कभी मेरा मजाक उड़ाते थे कि मैंने 1 अरब खर्च करके बेकार की खदान खरीदी,
जो लोग मुझे पागल कहते थे वे इस समय जमीन पर नरक में तड़पते हुए जीवन की भीख मांग रहे हैं। और मैंने इस 1 अरब से दुनिया की सबसे सुरक्षित जीवन निर्वाह अधिकार वाली जमीन के 300 मीटर नीचे स्थित कोयला खदान आधारित आपातकालीन आश्रय खरीद लिया। यहाँ तापमान और आर्द्रता स्थिर है और रोशनी व गर्मी हर समय उपलब्ध है। पृथ्वी पर भी कंपन नहीं और न ही किसी शव की सिसकारी। मजबूत चट्टानी परत ने जमीन की सतह की सभी आवाजाही को पूरी तरह अलग कर दिया। ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी और नमी एकत्र नहीं होने देगी। 3 स्तरीय विस्फोट रोधी शटर और परत दर परत विकिरण रोधी सुरक्षा, चाहे लाखों स्तर की नमी रोकी क्यों न हो, ये सूक्ष्म स्तर के वेंटिलेशन सिस्टम के फिल्टर मॉड्यूल को भी तोड़ नहीं सकती। इसने वायरस को पूरी तरह अलग कर दिया है। अब संक्रमण की चिंता करने की जरूरत नहीं। गोदाम में इतना सामान है कि मैं 20 साल तक स्थिर जीवन जी सकता हूँ। जल आधारित खेती क्षेत्र लंबे समय तक आत्मनिर्भरता हासिल कर सकता है। ये यहाँ प्रलय में एकमात्र स्वर्ग है। मैं एक बीफ के डिब्बे का ढक्कन खोलकर निगरानी में आ रही आवाज सुन रहा था। पिछले जन्म ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। लाश की दहाड़, मन में कोई दहाड़ता हुआ सिहरन नहीं थी। इसी समय मुख्य नियंत्रण मोड की लाल चेतावनी बत्ती अचानक तेजी से टिमटिमाने लगी। सबसे बाहरी परत के रोधी दरवाजे के कंपन संवेदक से लगातार नियमबद्ध दस्तक जैसी आवाज आने लगी। 3 लंबे 2 छोटे बार बार दोहरती हुई लय वही पिछले जन्म की थी। मैं और वह जिसने मुझे सीढ़ियों से धकेला था लाश के सड़ने की भूख के लिए। हमारे एकमात्र तय किए गए बचाव संकेत लाल चेतावनी बत्ती की चमक मेरी आंखों में दिख रही थी। 3 लंबे 2 छोटे दस्तक से संकेत जो मोटी चट्टानी परत और 3 अनल से होकर आ रहे थे। हर बार यह बिल्कुल सही उस हड्डी सी स्मृति पर पड़ता था जो पिछले जन्म में मरते वक्त थी। मैंने सिर्फ मुख्य नियंत्रण कक्ष की निगरानी स्क्रीन पर नजर उठाई थी। स्विच बदलने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मैंने सीधे प्रवेश क्षेत्र के सभी छिपे हुए कैमरों की रियल टाइम फुटेज निकाल ली। फुटेज में पिछले जन्म ने मुझे सड़ती हुई लाश के बालों से पकड़कर नीचे धकेला था। वह लगातार एक तीखे किनारे वाले पत्थर से, जो अपने आप में बेहद धारदार था, दीवार पर बार बार प्रहार कर रहा था। उसके शरीर पर सूखा पड़ा काले भूरे रंग का खून मैला लगा था। आंखों में छुपी न रखी जा सकने वाली लालच और घबराहट भरी थी। पीछे दर्जनों भयभीत बचे हुए लोग भी भीड़ लगाए खड़े थे। हर किसी के हाथ में एक एक स्टील की पाइप थी, लकड़ी की तलवार जैसी साधारण हथियारों की ओर उसकी नजरें जैसे जड़ हो गई थी। जिस प्रवेश द्वार को मैंने रहती हुई चट्टानी दीवार का रूप देकर छुपाया था, उसके भीतर से पिछले जन्म की नफरत रीढ़ की हड्डी में उछलकर ऊपर आ गई। लेकिन मैं तो उंगली उठाने भर से भी नहीं कांपा। मैं उसके स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानता था। उसकी घृणा का विस्फोट आने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। वह यहाँ बिल्कुल सही निशाना लगा सकता था। ये बिल्कुल भी संयोग नहीं था। निस्संदेह यह उसी खनिज से शुरू हुआ था जिसे मैंने पहले खरीदा था। आसमान भर के तानों और गाली गलौज में से पता का सुराग निकल आया और यह सब तो शुरू से ही था। तब उसने मुझे उस पथ से, जो स्थानांतरण के लिए था, पहली ही चाल में ऊंचे मन से नीचे धकेल दिया था। ये कभी भी सिर्फ तात्कालिक विद्रोह नहीं था, बल्कि बहुत पहले से रची गई साजिश थी। विस्फोट रोधी दरवाजे का द्वितीय लॉकिंग सिस्टम, यहाँ तक कि लक्षित विस्फोट के लिए भी सोचो भी मत कि उससे जरा सा भी हिलाया जा सके। प्रवेश क्षेत्र के छद्मावरण वाले हिस्से के हाई वोल्टेज ग्रिड ने भी साथ ही चालू हो गया था और आंसू उगलने वाली गैस छोड़ने वाले उपकरण के उस हिस्से को, जिसे मैंने खास तौर पर छोड़ा था, वह सफेद चावल जैसा बफर चैनल की ओर ले गया। इन सुस्त लोगों के लिए तैयार की गई पहली मौत रक्षा रेखा ही तो यही थी। निगरानी स्क्रीन में वह भीड़ पहले से ही उन निर्देशों के अनुसार चल रही थी जो बाल समान सूत की तरह बिछाए गए थे। प्रवेश क्षेत्र के छद्मावरण में छिपे मलबे की धर्म सिद्धता को हटाकर वह मधुमक्खियों जैसे सक्रिय चैनल में घुस पड़ी। दीवार पर छिपे बिजली जाल जैसे ग्रिड पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आंसू गैस छोड़ने वाले पोर्ट के सामने मैं भावहीन चेहरा बनाए स्क्रीन को देखता रहा। उंगली ट्रिगर बटन पर लटकी थी, आंखों में जरा भी हलचल नहीं थी। ये देरी से पहुंची अनुष्ठानिक सफाई अंततः शुरू होने वाली थी। मैंने उंगली से जोर देकर ट्रिगर बटन दबाया और निगरानी स्क्रीन में एक पल को चुभने वाली नीली सफेद बिजली की चमक थी और उसके तुरंत बाद भारी नोक दो आंसू गैस वैन से बहकर निकली और बंद बफर चैनल से बाहर फूट पड़ी। क्षण भर में वह मौत के पिंजरे में बदल गया और सामने खड़े कुछ लोग सीधे उसकी चपेट में आ गए। क्षण भर में वह हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आकर शरीर करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। पीछे वाले लोग वास की फुफकार से अपनी गतिशीलता खो बैठे और पीछे हटने का रास्ता भी पहले से गिराए गए अलगाव पहाड़ों से बंद हो गया। इस पूरी तरह बंद मौत के दृश्य को मैं ठंडी नजर से देखते हुए भीतर की उथल पुथल को महसूस कर रहा था। मेरी दृष्टि मौत जैसी ठिठक सुरंग के प्रवेश द्वार पर खड़ी उस छोटी सी आकृति पर टिक गई। उल्टी तरफ से दौड़ता हुआ वह इतना भी न जान सका कि उसने भीड़ के साथ अंदर धावा नहीं बोला था। शुरुआत से ही वह प्रवेश द्वार की टूटी चट्टानों के पीछे छिपा था, यहाँ तक कि जब भीड़ के बीच धावा बोलने का समय आया तब भी उसने चुपके से 2 कदम पीछे हट भी लिए थे। साफ था कि वह उस भीड़ को मेरा झूठा परखने वाला पुतला राख में बदलने से पहले भी वह ऐसा ही था। हमेशा पीछे छिपकर मीठी बातें और चापलूसी, दूसरों को आगे धकेलकर खुद मछली पकड़ने की कोशिश करना। आखिरकार बिना किसी हिचक के वह उन सब पर टूट पड़ा जिन्हें काटकर फायदा उठाया जा सकता था। मेरी आंखों की सर्दी और भी तेज हो गई और नोक फिर से नीचे उतर आए। उसने तुरंत सुरंग की ओर जाने वाले मार्ग की दूसरी सुरक्षा परत, ऑक्सीजन रोधी एक निरोधक नाइट्रोजन गैस सक्रिय कर दी। क्षण भर में सुरंग के भीतर की सारी हलचल से भर गया। बहुत जल्दी छोटा सा फालो पूरी तरह शांत हो गया और उसने सुरंग के प्रवेश द्वार को निर्वात सा सन्नाटा में डूबा देखा। चेहरे पर की लालच पल भर में आतंक में बदल गई। वह साफ तौर पर नहीं सोच पाया था कि अंदर की सुरक्षा इतनी कठोर होगी। जांच के लिए बची एक भी जगह नहीं थी। वह घबरा गया, रास्ता न पाकर मुड़ा और भागने की सोचने लगा। लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं पहले ही प्रवेश द्वार की ध्वनि प्रकाश व्यवस्था से होकर निकल चुका था। मैंने आसपास बिखरी लाशों को थोड़ा थोड़ा करके इस इलाके की ओर मोड़ लिया। निगरानी फुटेज में दूर की सड़क पर
पहले ही झूलती हुई लाशों की परछाइयां दिखाई देने लगी थी, जो प्रवेश द्वार की दिशा में तेजी से इकट्ठा हो रही थी। और छोटा सा फालो अभी भी घबराहट में अपने पैरों के नीचे के पत्थरों को साफ कर रहा था। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मौत पहले ही मेरे नियंत्रण कुर्सी पर टिके होने के करीब पहुंच चुकी है। दृश्य में जो कुछ हो रहा था उसे देखते हुए मेरे दिल में जरा भी दया नहीं थी। सिर्फ दुखी मन से यही काफी था कि निगरानी फुटेज में शांति बनी रहे। छोटे से फालो ने आखिरकार मृतकों के समूह के नजदीक आते ही उनके चेहरों पर छायातंक को चरम पर पहुंचते देख लिया। वह मुड़कर उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे पहले से लगाए गए ध्वनि प्रकाश प्रलोभन ने उसकी पीठ के पीछे के रास्ते में पहले ही चुभती हुई तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली हवा की गूंज शुरू कर दी थी। चारों ओर फैली लाशों ने उसे कुछ ही सेकंड में यहाँ खींच लिया। इसने उसका पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। वह मजबूर होकर बार बार पीछे हटने लगा। आखिरकार वह फिर से खदान की गुफा के प्रवेश द्वार पर पड़े पत्थरों के ढेर के सामने लौट आया। पीछे लगातार दबाव डालती लाशें थीं और सामने ऐसा था जिसे वह किसी भी तरह तोड़ नहीं सकता था। भूमिगत किले के प्रवेश द्वार के सामने मेरी मृत्यु पूर्व की अंतिम स्थिति थी। इस समय वह ठीक ठीक उसी के शरीर पर आ गिरा था। मैं ठंडी नजरों से देख रहा था कि वह पागलों की तरह पत्थर से चट्टानी दीवार को पीट रहा था। उस 3 लंबे और 2 छोटे वाले गुप्त संकेत को दोहराते हुए हर जगह हताशा ही हताशा थी। मैंने जरा भी नहीं हिली, यहाँ तक कि निगरानी स्क्रीन भी नहीं हटाए। बस उसे ऐसे देखते हुए जैसे वह लाशों के झुंड से घिरा हुआ हो। उसकी ओर देखते हुए मानो मैंने अपने पिछले जन्मों का सारा हताशा उस पर थोप दिया हो। मैंने उसे पूरी तरह नोच डाला, यहाँ तक कि स्क्रीन पर दिखाई देने वाली हरकत भी पूरी तरह थम गई। तभी मैंने उंगली रखकर प्रवेश क्षेत्र की ध्वनि प्रकाश चेतावनी बंद की। उच्च तापमान विसंक्रमण यंत्र चालू कर दिया ताकि प्रवेश क्षेत्र के सारे निशान साफ किए जा सके। ये देर से हुई सफाई आखिरकार पर्दे के पीछे चली गई और मेरे दिल की गहराई में दबी सबसे गहरी नफरत बाहर आ गई। इस क्षण में पूरी तरह धुआं और बादलों की तरह बिखर गया। मुझमें जरा भी ढील नहीं थी। तुरंत खदान के आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सभी छिपी निगरानी उठा ली गई। पूरी तरह आसपास की हर हरकत पर नजर डाली गई। निगरानी स्क्रीन पर अभी अभी धमाका हुआ था। व्यवस्था का पूरी तरह ढह जाना मानवता की बुराई को अनंत रूप से बढ़ा देगा। वेद खुलना तो बस शुरुआत है, आगे जरूर और भी बहुत कुछ देने वाले होंगे। मैंने तीनों सुरक्षा विरोधी दरवाजों की बंदी की स्थिति फिर से जांची और प्रवेश क्षेत्र की छत सज्जा को उन्नत किया। पत्थरों के ढेर को फिर से इस तरह जमाया कि वह प्राकृतिक ढांव जैसा लगे, यहाँ तक कि ऊपर खरपतवार और मिट्टी भी बिछा दी, ताकि जमीन से देखने पर यह एकदम परित्यक्त खदान खंडहर लगे। इससे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। विस्फोट हुए 3 दिन हो चुके हैं। जमीन पर फैली अव्यवस्था निगरानी स्क्रीन पर और भी साफ दिख रही थी। शहर अब पूरी तरह उस मनोरंजन उद्यान जैसी लुप्त सभ्यता के जीवित बचे लोगों की शरणस्थली बन चुका था। हर दिन बस एक घूंट पानी और एक कौल खाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर उन सबको झेल रहा था जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे। जो रिश्तेदार कभी कचरे की खान खरीदने पर हंसते थे, उनकी खबर अब बहुत पहले जा चुकी थी। शायद वे पहले ही उस सुनामी में दफन हो चुके थे। मुझमें जरा भी हलचल नहीं थी। हर दिन ड्यूटी पर आने के बाद मैं बैरिकेड की विभिन्न प्रणालियों की कार्य स्थिति और सामग्री भंडार की जांच करता था। पानी के संसाधन और खेती वाले क्षेत्र की फसलें संभालते हुए साथ ही 24 घंटे खदान के आसपास की हर हरकत पर नजर रखते थे। 3 दिनों में बीच बीच में कुछ बच्चे खुचे और खोए हुए लोग खदान क्षेत्र से गुजरे, लेकिन वे सभी प्रवेश द्वार की छद्म सज्जा से धोखा खा गए और कुछ पता नहीं चल पाया। भूमिगत बैरिकेड का अस्तित्व आज दोपहर तक बना रहा। निगरानी स्क्रीन पर 1 दर्जन से अधिक बचे हुए लोगों का दल दिखाई दिया। वे 2 संशोधित ऑफ रोड वाहनों में सवार थे। वाहनों में हथियार और सामान भरे हुए थे। एक नजर में ही वे साधारण बचे हुए लोग नहीं लग रहे थे, बल्कि वे खदान क्षेत्र के आसपास रुक गए डाकुओं जैसे बुरी शक्तियों के लोग थे। नक्शा लेकर बार बार मिलान करने से साफ था कि वे उपयुक्त छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। मेरी नसें एक पल में तन गई। मैं तेजी से हर कोण की निगरानी स्क्रीन बदलने लगा। मैं पलक झपकते ही इस समूह की हर हलचल पर नजर गड़ाए रहा। जैसे ही वे नीचे उतरे, मैंने खदान के आसपास के इलाके में खोज शुरू कर दी, हाथ में धातु डिटेक्टर लिए हुए। जमीन के नीचे की असामान्यताओं को एक एक करके जांचना साफ तौर पर पहले से तैयारी करके आया था। मैंने खास तौर पर भूमिगत कोण जियान को आधार बनाकर खोजा और तुरंत उच्चतम स्तर का छिपाव मोड चालू कर दिया। जमीनी प्रकाश फोटोकल क्षेत्र की सभी बाहरी लाइनों को बंद कर दिया और वेंटिलेशन सिस्टम की बाहरी निकास लाइनें काट दी। संपूर्ण किलेबंदी प्रणाली एक बेहतरीन आंतरिक परिसंचरण स्थिति में चली गई। ये सुनिश्चित किया कि कोई भी ध्वनि या ऊष्मा बाहर न निकले। साथ ही विद्युत चुंबकीय संकेत भी जमीन तक लीक हो रहे थे। मैंने खदान के आसपास के सभी गड्ढों और चेतावनी उपकरणों को चालू कर दिया। जैसे ही वे कोर क्षेत्र में कदम रखे गए, तुरंत मृत्यु रक्षा रेखा सक्रिय हो जाएगी। उल्टी चाल से चलते हुए स्क्रीन में वह समूह पहले ही खोज लिया गया है। प्रवेश द्वार से 100 मीटर से भी कम दूरी वाले क्षेत्र में धातु डिटेक्टर का सिरा। जमीन पर बार बार स्कैन करते हुए वह व्यक्ति लगातार मानचित्र पर निशान लगाता रहा। मुंह में कुछ कहता रहा, चेहरे पर एक अजीब सी और किसी जिद्दी मुद्रा थी। मैं ठंडी नजर से उनके हर हाव भाव को देख रहा था। उंगलियां गड्ढे में लगी ट्रिगर बटन पर टिकी थी, किसी भी अचानक उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार, बिना किसी पूर्व संकेत के। उनका धातु डिटेक्टर अचानक प्रवेश द्वार से कुछ 100 मीटर दूर एक परित्यक्त कारखाने से अलार्म बज उठा और वह समूह पल भर में उत्साहित हो गया। मानो मधुमक्खियों का झुंड हो, वे कारखाने की ओर दौड़े। उन्होंने पास के परित्यक्त खदान क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैंने तुरंत फैक्ट्री क्षेत्र की निगरानी बदली। तभी पता चला कि वही वह जगह थी जहां मैं पहले परित्यक्त अस्थायी सामग्री भंडार के ट्रांजिट पॉइंट पर कुछ धातु संरचनाएं बची हुई थी। यही कारण था कि डिटेक्टर ने अलार्म दिया। इस समूह ने साफ तौर पर कारखाने को लक्ष्य बना लिया था।
उन्होंने कारखाने के अंदर बड़े पैमाने पर खोज शुरू कर दी, यहाँ तक कि कारखाने के तहखाने का दरवाजा भी तोड़ दिया। उन्होंने खदान की इस ओर की हलचल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मेरे लटकते हुए दिल को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन जरा भी ढिलाई नहीं बरती। डर के बावजूद वे लगातार उनकी गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इस समूह का उपकरण बेहद उत्कृष्ट था और उसकी संगठित संरचना बहुत मजबूत थी। एक नजर में ही पता चल जाता था कि ये अंतकाल की निर्दयी शख्सियतें हैं, बस अभी के लिए दूर हो रही थी और कभी भी अचानक वापस मुड़ सकती थी। सचमुच शाम तक ये समूह कारखाने में बस गया था, यहाँ तक कि उन्होंने आसपास पहरेदार और सुरक्षा कर्मचारी भी तैनात कर दिए थे। स्पष्ट था कि वे इसे दीर्घकालिक आधार मानने की योजना बना रहे थे। उनका आधार मेरे खदान प्रवेश द्वार से काफी दूर था, 1 किलोमीटर से भी कम, जो लगभग एक टाइम बम के बराबर है। मेरे घर के दरवाजे के बाहर गाड़ दिया गया, किसी भी समय भूमिगत किलेबंदी के अस्तित्व का पता चल सकता था। मैंने जरा भी हिचकिचाए बिना तुरंत सफाई की योजना बना दी। पिछले 3 वर्षों की अंतकालीन जद्दोजहद ने मुझे इस लुटेरे की प्रवृत्ति अच्छी तरह समझा दी है। अगर उन्हें यहाँ भूमिगत किलेबंदी का पता चल गया तो वे हर कीमत पर हमला करने से नहीं चुकेंगे। प्रतिक्रियात्मक बचाव से बेहतर है कि खुद पहले प्रहार किया जाए, इससे पहले कि वे मेरे अस्तित्व का पता लगाएं। इस खतरे को पूरी तरह मिटा देना होगा। भोर अभी धुंधली ही थी, निगरानी स्क्रीन में लाशें दिखाई दे रही थीं। मैंने पूरा एंटी स्टैप सूट और एंटीवायरस मास्क पहना और सड़क पर भटकना शुरू कर दिया। पीठ पर उच्च शक्ति वाले धनुष बाण और अग्निशमन प्रणाली ने किले की पूर्ण स्वचालित रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। 3 विस्फोट रोधी दरवाजे बंद हो गए और केवल एक छिपा हुआ आपातकालीन निकास मार्ग बचा। ये प्रलय के बाद पहली बार था जब मैं भूमिगत किले से बाहर निकला। मैं आपातकालीन मार्ग के छिपे हुए निकास से बाहर निकला। निकास एक खड़ी चट्टान जैसी पहाड़ी दीवार पर बना था। घनी झाड़ियों ने उसे पूरी तरह ढक रखा था। अगर कोई सड़क से गुजरता भी तो भी उसे कोई पता नहीं चल सकता था। वह मुझे नीचे दबाकर रखने की बात तो दूर, मुझे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने चेंजिए के आवरण का सहारा लेते हुए थोड़ा थोड़ा करके परित्यक्त कारखाने की ओर हाथ बढ़ाया। रास्ते में मैंने 3 बिखरी हुई लाशों को साफ किया और जरा भी हलचल नहीं होने दी। मैं कारखाने के पीछे से घूमकर उसकी छत पर चढ़ गया। वेंटिलेशन पाइप के आवरण का सहारा लेकर मैंने कारखाने के अंदर का पूरा हाल देख लिया। इस समूह में कुल 16 लोग थे और हर किसी के पास हथियार था। उनमें से 4 के पास खुद बनाई हुई बंदूकें थी, बाकी लोग क्लीवर और स्टील पाइप लिए हुए थे। कारखाने के अंदर 3 डर से कांपते आम लोग भी बंद थे। साफ था कि वे उन्हीं के पकड़े हुए बंदी थे। पिछले जीवन में मैंने ऐसे लुटेरों को बहुत देखा है, इसलिए मेरे भीतर जरा भी नरमी नहीं थी। वे सिर्फ कमजोर और छोटे लोगों को ही लूटते हैं। लाशों से भी ज्यादा भयानक मेरे पास पहले से तैयार की गई ध्वनि और प्रकाश वाली लालच फंदा प्रणाली थी। निकलने का समय सेट करने के बाद मैं छत की पानी निकासी पाइप के सहारे आगे बढ़ा। मैं जमीन तक खिसकता हुआ कारखाने के मुख्य द्वार की ओर पहुंच गया। 3 मिनट बाद ध्वनि और प्रकाश वाला लालच फंदा शुरू हुआ। कारखाने के पीछे के जंगल में आंखों को चुभने वाली तेज रोशनी और कान फाड़ देने वाली आवाजें शुरू हो गईं। पल भर में आसपास के कई किलोमीटर में फैली लाशें भी खींचकर आ गईं। कारखाने के अंदर आए लोग पल भर में अव्यवस्थित होकर एक झुंड बन गए। ज्यादातर लोग हथियार लेकर पीछे की ओर दौड़ पड़े। बस 2 लोग मुख्य द्वार की रखवाली के लिए बचे और 2 लोग बंदी की निगरानी करते रहे। मौका आ गया था। मैंने हाथ में पकड़ी धनुष बाण को कसकर पकड़ लिया। आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। ये सफाई अभियान औपचारिक रूप से शुरू हो गया। मैंने अपने शरीर के आवरण का सहारा लेते हुए धनुष बाण की ट्रिगर को सटीकता से दबाया। मलेशिया जैसा कोमल 2 धनुष बाण बिजली की तरह बाहर निकले। वे बिल्कुल सटीकता से मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे 2 लोगों की गर्दन पर लगे। वे दोनों एक शब्द भी बोले बिना बस सीधे सीधे गिर पड़े। मैं तेजी से आगे बढ़ा और उन दोनों की लाशें घसीट कर ले गया। उन्हें पास वाले एक कंटेनर बॉक्स में छिपा दिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। तुरंत बाद मैं कारखाने के साइड दरवाजे से अंदर घुस गया। अंदर बंदी की रखवाली कर रहे दोनों लोग मेरी ओर पीठ किए हुए थे। वे घबराकर कारखाने के पीछे वाले दरवाजे की ओर ताक रहे थे और उन्हें बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मौत पहले ही पास आ चुकी है। मैंने फिर से ट्रिगर दबाया और धनुष बाण ने सटीक निशाना साध लिया। दोनों ने पल भर में जमीन पर गिरकर अपनी गतिशीलता पूरी तरह खो दी। मैंने तीनों बंधनों को खोल दिया और उनके सामने चुप कराने वाला इशारा किया। जब हम कारखाने के किनारे बने बचाव मार्ग तक पहुंचे तो तीनों की आंखों में कृतज्ञता भरी थी। वे लुढ़कते और रेंगते हुए उसी मार्ग से बाहर निकल भागे। और इस समय कारखाने के पीछे वाला वह समूह पहले ही गलत ध्वनि संकेत को भांप चुका था। उन्होंने बहुत पहले ही कामकाज रोक दिया था, लेकिन चारों ओर से आए लाशों की भीड़ अब भी बनी हुई थी। हमने कारखाने के पिछले दरवाजे को पूरी तरह जाम कर दिया था और वे पागलों की तरह लाशों पर गोली चला रहे थे। लेकिन गोलियों की आवाज सिर्फ और भी लाशों को आकर्षित करेगी। कुछ ही मिनटों में पिछला दरवाजा उन घनी घनी लाशों से इस कदर घिर गया कि पानी भी रिस न सके। नेता आखिरकार समझ गया कि यह एक जाल है। वह चिल्लाकर सबको मुख्य द्वार की ओर पीछे हटने को कह रहा था, लेकिन जब तक वे मुख्य द्वार तक पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि मुख्य द्वार को मैं पहले ही लोहे की जंजीर से कसकर बंद कर चुका था और बाहर भारी कंटेनर भी रख दिया था। मैं कारखाने के सामने वाली ऊंची जगह पर खड़ा वहां के लोगों को ठंडेपन से देख रहा था, जो लाशों के झुंड से गिरकर निराशा से चिल्ला रहे थे। मैंने लाशों की चीखों के साथ मिली जुली उनकी चीखों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। मुड़कर आते समय वाले रास्ते से भूमिगत किले में लौटते हुए मैं अंतिम विस्फोट रोधी दरवाजा बंद कर रहा था। तभी मैंने अपनी तनी हुई नसों को पूरी तरह ढीला किया। इस बार मैंने पहल की थी। न केवल घर के दरवाजे पर मंडरा रहे खतरे को दूर किया, बल्कि अपनी पिछली जिंदगी में सीखे जीवित रहने के कौशलों को भी साबित कर दिया। इस अंतकाल में सिर्फ कठोर दिल होकर ही जिंदा रहा जा सकता है। कारखाने पर कब्जा करने वालों को साफ करने के बाद खदान के आसपास कुछ समय के लिए शांति लौट आए।
लेकिन मैंने जरा भी ढील नहीं दी, मैं रोजाना पहले की तरह ड्यूटी पर जाता रहा। किले की सभी प्रणालियों की जांच करते हुए मैं साथ ही वायरस में होने वाले उत्परिवर्तन पर भी बारीकी से नजर रख रहा था। निगरानी स्क्रीन पर शहर के भीतर की लाशें, नजर आने वाले बदलाव तेजी से हो रहे थे। उनकी गति लगातार बढ़ती जा रही थी, उनकी ताकत भी बढ़ती जा रही थी और उनकी त्वचा भी और अधिक कठोर होती जा रही थी। साधारण स्टील पाइप की कुल्हाड़ी से उन्हें घातक चोट पहुंचाना अब काफी मुश्किल था। ये वायरस का पहला उत्परिवर्तन था। पिछली जिंदगी में भी यह अंतकाल शुरू होने के लगभग एक हफ्ते बाद ही दिखाई दिया था। इन उत्परिवर्तनों के बाद लाशों की आक्रामकता और भी बढ़ गई और पिछली जिंदगी में शुरुआती अंतकाल में बच निकले बहुत से लोग इसके सामने टिक नहीं पाए थे। वे सब इस बार के वायरस उत्परिवर्तन में मर चुके थे। मैंने यह बात पहले ही भांप ली थी। मैंने बहुत पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी और किले की सभी रक्षात्मक व्यवस्थाएं मजबूत कर दी थी। यहाँ तक कि सुरक्षा प्रणाली के सेंसर भी उन्नत कर दिए गए थे ताकि उत्परिवर्तित लाशों की सूक्ष्म हलचल भी पकड़ी जा सके, ताकि आज दोपहर को भी उन्हें बिल्कुल सटीक ढंग से पकड़ा जा सके। कंट्रोल रूम की चेतावनी लाइट अचानक जल उठी। खदान के प्रवेश क्षेत्र के कंपन सेंसर ने लगातार कंपन का संकेत भेजा। मैंने तुरंत निगरानी स्क्रीन बदली, तभी पता चला कि वे 3 म्यूटेंट लाशें थीं। वे पहले छोड़े गए खून के निशानों के पीछे पीछे खदान के प्रवेश द्वार वाले इलाके तक पहुंच गए। वे तेज नाखूनों से दीवार को बेतहाशा खरोंच रहे थे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि पूरी चट्टान हल्के हल्के कांप रही थी। साधारण लाशों में इतनी विनाशकारी शक्ति होना नामुमकिन था। ये तीनों म्यूटेंट लाशें साफ तौर पर और भी ज्यादा ताकत और नाखून विकसित कर चुकी थीं। मैं जरा भी घबराया नहीं, बल्कि सीधे नीचे कूद गया। प्रवेश क्षेत्र के हाई वोल्टेज बिजली जाल ने तीनों म्यूटेंट लाशों के नाखूनों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही वे बिजली जाल से टकराए, चुभने वाली नीली सफेद विद्युत धारा ने उन्हें आग घेरा। उनका शरीर पल भर में अकड़ गया और वे जमीन पर बेतहाशा तड़पने लगे। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि हाई वोल्टेज बिजली भी उन्हें तुरंत मार नहीं पाएगी। वे छटपटाते हुए उठे और फिर भी दीवार की ओर बढ़ते हुए झपट पड़े। मेरी आंखों के कोने में एक झलक सी चमकी और मैंने तुरंत दूसरा सुरक्षा तंत्र चालू कर दिया। दीवार पर मौजूद फायरिंग होल तुरंत खुल गए और मैंने पहले से लगाए गए पूरी तरह स्वचालित तीर धनुष प्रक्षेपक को नियंत्रित किया। 3 कवचधारी तीर पल भर में उड़कर गए और तीनों म्यूटेंट लाशों के सिरों पर सटीक निशाना लगाया। तभी वे पूरी तरह रुक गए। निगरानी स्क्रीन पर देखते हुए वे म्यूटेंट लाशें जमीन पर ढेर पड़ी थीं। मेरे मन में जरा भी राहत नहीं थी, बल्कि मैं और भी अधिक सतर्क हो गया। विषाणु के म्यूटेंट होने की गति मेरी पिछली जिंदगी से भी तेज थी। इन म्यूटेंट लाशों की रक्षा क्षमता पहले ही मेरी उम्मीदों से बहुत आगे निकल चुकी थी। साधारण हाई वोल्टेज बिजली भी उन्हें पल भर में मार नहीं सकती थी। अगर आगे और भी ज्यादा शक्तिशाली म्यूटेंट लाशें सामने आईं तो मौजूदा सुरक्षा प्रणाली को जरूर और भी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मैंने तुरंत कार्रवाई की और किलेबंदी की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक उन्नयन शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने प्रवेश क्षेत्र की हाई वोल्टेज बिजली जाल प्रणाली को उन्नत किया और वोल्टेज को मूल स्तर से 3 गुना कर दिया। अब तो सबसे मजबूत रक्षा क्षमता वाली म्यूटेंट लाश भी पल भर में मारी जा सकती थी। साथ ही बफर गलियारों में कई और पूरी तरह स्वचालित तीर धनुष प्रक्षेपक जोड़ दिए गए। सभी उपकरणों को कवचधारी तीरों के साथ मिलाकर एक क्रॉसफायर शक्ति जाल बनाया गया। अगर कोई लाश बिजली जाल को तोड़ भी दे तो उसे पल भर में विस्फोटक सिरों से भी उड़ा दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने गलियारे के अंदर कंपन सेंसर और इंफ्रारेड निगरानी भी अपग्रेड कर दी। निगरानी का दायरा बढ़ाकर खदान के आसपास 3 किलोमीटर तक के सभी भूमिगत सुरंगों को शामिल कर लिया, ताकि भूमिगत रिसने वाली कोई भी हलचल पहली ही पल पकड़ में आ जाए। पिछले अंतकाल के बाद के दौर में कई लाशों ने ऐसी क्षमताएं विकसित कर ली थी जो लगभग पृथ्वी के ही विरुद्ध थी। कई भूमिगत शरणस्थल अंततः जमीन के नीचे रिसती लाशों के हाथों पूरी तरह नष्ट हो गए थे। मैं इस उन्नत सुरक्षा प्रणाली की धज्जियां उड़ने कभी नहीं दूंगा। मैंने फिर से अपनी लड़ने की क्षमता को मजबूत करना शुरू किया। पिछली जिंदगी में मैं बस एक साधारण पशुपालक था। हालांकि अंतकाल में मैं 3 साल तक संघर्ष करता रहा, फिर भी मैंने मुश्किल से आत्मरक्षा सीख ही ली थी। इस जीवन में मेरे पास पर्याप्त समय और संसाधन है। मुझे खुद को अंतकाल का शीर्ष स्तरीय ताकतवर बनाना ही होगा। मैं भूमिगत किलेबंदी में एक विशेष प्रशिक्षण क्षेत्र खोल चुका था, जहां हर दिन 4 घंटे का शारीरिक प्रशिक्षण तय था। अभी 2 घंटे का धनुर्विद्या और शीत सैनिक अभ्यास बाकी है। दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं। प्रलय का अंत आकर आधा महीना हो चुका है। जमीन पर पड़े लाशों में परिवर्तन दिन ब दिन अधिक गंभीर होता जा रहा है। अब गति प्रकार का विकृत शव परिवर्तन भी दिखाई देने लगा है। दौड़कर जाना शहर में सिर्फ बचे हुए जीवित लोगों की तुलना में भी मुश्किल है। दिन और भी कठिन होते जा रहे हैं और मैं जमीन के नीचे 300 मीटर गहरे किले में हूँ। स्थिर तापमान, स्थिर आर्द्रता, रोशनी और आग सब कुछ नियंत्रण में है। सामग्री पर्याप्त है। हर दिन ड्यूटी वार प्रशिक्षण होता है। प्रणाली की जांच करो, रोपण क्षेत्र को साफ करो। इस प्रलय में ये सबसे स्थिर स्थिति में जी पाया है। आज सुबह मैं प्रशिक्षण क्षेत्र में था। शारीरिक प्रशिक्षण के दौरान मुख्य नियंत्रण कक्ष की चेतावनी लाइटें अचानक तेजी से चमक उठी। ये प्रवेश क्षेत्र की चेतावनी नहीं थी, बल्कि भूमिगत जल प्रणाली की असामान्य चेतावनी थी। भूमिगत जल निकासी प्रणाली के जलदाब में असामान्य उतार चढ़ाव आए थे। जल गुणवत्ता सेंसर ने भी अज्ञात अशुद्धियां पकड़ ली। स्पष्ट था कि भूमिगत जल प्रणाली में कोई समस्या है। मेरा दिल उसी पल धड़क उठा। भूमिगत जल मेरे लंबे समय से जीवित रहने का मूल स्रोत है। एक बार इसमें समस्या आ गई तो चाहे जितना भी शुद्ध पानी जमा कर ले, वह भी किसी न किसी दिन खत्म हो ही जाएगा। मैंने तुरंत भूमिगत जल निकासी प्रणाली के मुख्य वाल्व को बंद किया और बैकअप शुद्ध जल आपूर्ति प्रणाली चालू कर दी।
फिर पूरा सुरक्षा सामान पहनकर जांच उपकरण और हथियार साथ लेकर भूमिगत पंप घर की ओर गया। पंप घर की व्यवस्था मुख्य सुरंग के सबसे गहरे हिस्से में है। पास की भूमिगत अंधेरी नदी पूरे किले का जल स्रोत केंद्र है। मैंने पंप घर का विस्फोट रोधी दरवाजा खोला। अंदर का उपकरण अभी भी सामान्य रूप से काम कर रहा था, लेकिन निरीक्षण छिद्र खोलने पर ही पता चला कि भूमिगत जल की शुद्ध जल पाइपलाइन में कई अज्ञात खरोंचें थी, यहां तक कि कुछ जगहों पर पाइप की दीवार में हल्का सा नुकसान भी हो चुका था। साफ था कि कुछ तो हुआ है। भूमिगत अंधेरी नदी में टकराकर शुद्ध जल पाइपलाइन को नोच रही थी। पिछले जन्म में मैंने कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। प्रलय की शुरुआत में भूमिगत अंधेरी नदी हमेशा सुरक्षित रही थी। पहले कभी कोई असामान्यता नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुरंत पानी के भीतर का जांच उपकरण निकाल लिया और उसे भूमिगत अंधेरी नदी में डाल दिया। उसकी लाइव फीड मैंने हाथ में पकड़े टर्मिनल पर भेजी। तभी मैंने साफ देखा कि अंधेरी नदी में सचमुच कई विशालकाय विकृत मछली प्रजातियां दिखाई दी। उनके दांत बेहद नुकीले और डरावने थे। उनकी आक्रामकता बहुत तेज थी। अभी अभी वे पाइपलाइन पर हमला कर रही थी। मैंने तुरंत समझ लिया कि वायरस ने न सिर्फ जमीनी जीवों को संक्रमित किया है, बल्कि पानी में रहने वाले जीव भी विकृत हो चुके हैं। यह ऐसी संकट स्थिति थी जिसकी मैंने बिल्कुल भी भविष्यवाणी नहीं की थी। भूमिगत अंधेरी नदी किले का जल स्रोत केंद्र है और साथ ही सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा भी। जैसे ही इन म्यूटेंट जीवों ने पानी की पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया, यहां तक कि पाइपलाइन के साथ सुरंग बनाकर किले के अंदर घुसने के बाद भी परिणाम बहुत ही असहनीय होंगे। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। इस छिपे हुए खतरे को हर हाल में पूरी तरह खत्म करना ही होगा। मैंने जरा भी हिचकिचाए बिना तुरंत भूमिगत जल को बंद कर दिया। पानी की पाइपलाइन के सभी वाल्व और फिर पाइपलाइन के मुहाने पर उच्च शक्ति वाली मिश्र धातु की जालीदार दरारें बस कुछ मिलीमीटर ही थी। चाहे कितना भी छोटा म्यूटेंट जीव हो, वह भीतर नहीं घुस सकता। साथ ही मैंने पानी के प्रवेश द्वार पर एक उच्च वोल्टेज विद्युत झटका उपकरण भी लगाया। कोई भी म्यूटेंट जीव पास आएगा तो पल भर में उच्च वोल्टेज झटके से मारा जाएगा। इस तरह मूल स्तर पर ही पाइपलाइन के नष्ट होने का खतरा खत्म हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ इलाज है, जड़ का नहीं। भूमिगत अंधेरी नदी में मौजूद म्यूटेंट जीवों को साफ करना जरूरी नहीं। आखिर यह एक छिपा हुआ खतरा ही था। वे किसी भी समय अंधेरी नदी की चट्टानी दीवार को तोड़ सकते थे। किले के दूसरे इलाकों में रिसाव को देखते हुए मैंने तुरंत सफाई की योजना बनाई। मैंने पहले से तैयार किया गया पानी के नीचे का निश्चितक निकाला और उसे अनुपात के अनुसार तैयार किया। फिर उच्च दाब उपकरण से उसे पानी के प्रवेश द्वार के आसपास की अंधेरी नदी के जल क्षेत्र में इंजेक्ट कर दिया। आधे घंटे बाद मैं फिर से पानी के नीचे निगरानी उपकरण लेकर नीचे गया। स्क्रीन में दिखाई दे रही वे कुछ म्यूटेंट मछलियां पहले ही उल्टी होकर पेट ऊपर के पानी की सतह पर तैर रही थी। वे पूरी तरह से चलने फिरने की क्षमता खो चुकी थी। मैंने जरूरी सूट पहन लिया। पानी के नीचे के हथियार लेकर मैं सुरंग की जांच करते हुए आगे बढ़ा। मैं भूमिगत अंधेरी नदी में उतरा और निश्चित म्यूटेंट मछलियों को सबको ऊपर खींच लिया और पानी के प्रवेश द्वार के आसपास के खतरे को पूरी तरह साफ कर दिया। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि पानी के नीचे निगरानी उपकरण द्वारा भेजी गई तस्वीरों में अंधेरी नदी की गहराई में और भी ज्यादा म्यूटेंट जीव थे। यहाँ तक कि कई मीटर लंबे विशाल म्यूटेंट जलीय जीव भी थे। वे अंधेरी नदी की गहराइयों में विचर रहे थे और उनकी आक्रामकता बेहद प्रबल थी। मैं साहपूर्वक भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत किले में लौट आया। मैंने अंधेरी नदी तक जाने वाले सभी निरीक्षण मार्गों को पूरी तरह सील कर दिया। सिर्फ बंद किया हुआ पानी का प्रवेश मार्ग ही छोड़ा और साथ ही अंधेरी नदी और किले के बीच की चट्टानी दीवार पर कई परतों वाले कंपन संवेदक और पानी के नीचे निगरानी प्रणाली भी लगा दी। भूमिगत जल व्यवस्था की छिपी हुई समस्या को हल करने के बाद मैंने तुरंत पानी की आपूर्ति प्रणाली की पूरी तरह से उन्नति की। मौजूदा 3 स्तरीय फिल्टरिंग के आधार पर 2 और स्तर के वायरस निष्क्रियकरण मॉड्यूल जोड़ दिए। भले ही भूमिगत पानी में वायरस के अवशेष हो, तो भी वे पूरी तरह फिल्टर होकर नष्ट हो जाएंगे, जिससे पीने के पानी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। ये सब करने के बाद ही मैंने चैन की सांस ली। अंतकाल का संकट कभी भी अकेला नहीं आता। वह सिर्फ लाशों और मानवता की बुराई तक सीमित नहीं होता। जगह जगह मौजूद म्यूटेंट जीव अगर जरा भी लापरवाही हो जाए तो सर्वनाश टल नहीं सकता। दिन ब दिन समय बीतता गया। प्रलय से अब 1 महीना बीत चुका था। जमीन पर व्यवस्था पूरी तरह रह चुकी थी। शहर में 90% से ज्यादा लोग लाशों में बदल चुके थे। बचे कुछ जीवित लोगों को या तो छिपे हुए कोनों में छिपना था, या फिर बचे रहने के लिए संगठित होकर लूटने वाले गिरोह बन जाने थे। पूरी तरह से उन्नयन और बदलाव पूरा हो चुका है। 3 विस्फोट रोधी दरवाजे सोने की तरह मजबूत हैं। 3 किलोमीटर के दायरे में निगरानी और जाल बिछे हुए हैं। भूमिगत अंधेरा ... नदी का खतरा पूरी तरह खत्म हो गया। जल आधारित खेती क्षेत्र की फसलों ने पहली बार भरपूर पैदावार दी। ताजा पौध, सब्जियां और हरी सब्जियां मेरे लिए काफी है। भोजन के लिए पर्याप्त है। इससे भोजन की आत्मनिर्भरता हासिल हो गई। गोदामों में पर्याप्त सामान है। अगर पूरी तरह से बंद भी कर दिया जाए तभी मेरे लिए शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए काफी है। 20 साल ऊर्जा प्रणाली का 3 रास्ता सर्किट बिना किसी रुकावट के स्विच हो सकता है। अब कभी भी बिजली या ऊर्जा कटने की चिंता नहीं रहेगी। आज दोपहर मैं जल आधारित खेती क्षेत्र में काम कर रहा था। तभी मुख्य नियंत्रण कक्ष की सर्वोच्च स्तर की चेतावनी लाइट अचानक जल उठी। खदान के आसपास 5 किलोमीटर के भीतर की सभी निगरानी इकाइयों ने असामान्य गतिविधि का अलर्ट ट्रिगर कर दिया। चेतावनी मिलते ही मैं तुरंत मुख्य नियंत्रण कक्ष की ओर दौड़ा और निगरानी स्क्रीन पर नजर डाली। जो दृश्य सामने था उसने मुझे पल भर में सन कर दिया। स्क्रीन पर घनी लाशों की भीड़ शहर की दिशा से उमड़ती चली आ रही थी। एक नजर में अंत नहीं दिख रहा था। कम से कम 10 लाख से ज्यादा एक डरावनी सुनामी बन गई थी। वह खदान के बाहरी क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। पिछले जन्म में मैंने अनगिनत बार सुनामी देखी थी, लेकिन इतनी बड़ी लाखों की संख्या वाली कभी नहीं देखी थी।
जहां तक जाती वहां सब कुछ जमींदोज हो जाता। चाहे मजबूत सैन्य बंकर ही क्यों ना हो, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। मैंने तुरंत सक्रिय कर दिया बंकर का सर्वोच्च स्तर का सीलिंग मोड। तीनों विस्फोट रोधी दरवाजों के अंतिम लॉकिंग सिस्टम को जाम कर दिया, जमीन से जुड़े सभी वेंट बंद कर दिए और पाइपलाइनें भी। पूरे बंकर सिस्टम को आंतरिक परिसंचरण मोड में डाल दिया गया। साथ ही मैंने जमीन पर मौजूद सभी निगरानी और ध्वनि प्रकाश उपकरण बंद कर दिए और बंकर के सभी निशान पूरी तरह मिटा दिए। इस तरह भले ही सुनामी पूरे खदान क्षेत्र को ढक ले, तब भी भूमिगत बंकर के अस्तित्व का पता नहीं चल सकेगा। मॉनिटरिंग स्क्रीन पर सुनामी की आगे की टीम पहले ही खदान के आसपास के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी थी। भारी कदमों की आवाज एक साथ गूंज रही थी, यहाँ तक कि जमीन के 300 मीटर नीचे की परतों तक भी हल्की। महासुनामी ने पूरे खदान क्षेत्र को पूरी तरह ढक लिया। जमीन पर हर जगह घना अंधेरा था, हर तरफ झटके से हिलती हुई गायब होती परछाइयां थीं। चीख पुकार की आवाजें मोटी चट्टानों की परतों के पार भी सुनाई दे रही थी, हल्की हल्की, रुक रुक कर, सुनने वाले का सिर सुन्न हो जाए। चट्टानी परतों का कंपन और भी तेज होता जा रहा था। मुख्य नियंत्रण कक्ष के कंपन सेंसर के मान लगातार गिर रहे थे, लेकिन मेरे मन में जरा भी घबराहट नहीं थी। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता था कि 300 मीटर नीचे की पूरी चट्टानी परत, ऊपर से तीनों सैन्य हमले रोधी दरवाजों के साथ। विस्फोट रोधी दरवाजे तो क्या, लाखों की सुनामी भी उसे बिल्कुल भी हिला नहीं सकती थी। मैं अपनी ड्यूटी पर बारी बारी से बंकर की सभी प्रणालियों की जांच कर रहा था, खासतौर पर वेंटिलेशन सिस्टम की। आंतरिक परिसंचरण व्यवस्था संचालन स्थिर था